नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका सेट। सेट आपका क्या होता है? सेट है आपका अनदर बिल्ट इन डेटा टाइप। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का, मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड में होते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सीक्वेंस में नहीं होता है। पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं सेट के अंदर, क्योंकि ऑर्डर नहीं होता है। ये नहीं पता है कि पहले के बाद दूसरा कौन सा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है, तीसरे के बाद चौथा कौन सा है। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है। तो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, किसी भी एलिमेंट की कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं होती है सेट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है। सेट जो है अपने अंदर रिपीटेड वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, सेट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। सेट डिफाइंड होता है बिल्ट इन सेट फंक्शन से, मतलब सेट अगर हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम बिल्ट इन सेट फंक्शन को यूज करेंगे। बिल्ट इन सेट फंक्शन को लिखकर हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेट जो है आपका कर्ली ब्रेसेस से भी डिफाइन हो सकता है। कर्ली ब्रेसेस डिफॉल्ट आपका डिक्शनरी के लिए यूज होता है, लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स का सीक्वेंस चेंज कर दूं, मतलब डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स कीज एंड वैल्यू पेयर्स में लिखे जाते हैं, अगर मैं जो एलिमेंट्स है उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख दूं, कोई कॉलन से सेपरेट करके ना लिखूं, सारे एलिमेंट्स अगर कॉमा से सेपरेट होके लिखे जाएंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, वो डिक्शनरी नहीं रहेगा। तो डिक्शनरी को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ डिक्शनरी भी एंड एज ए सेट भी। तो डिक्शनरी में क्या, डिक्शनरी डिफाइंड होता है अगर आप एलिमेंट्स को की एंड वैल्यू पेयर्स में लिख रहे हैं, अगर आप एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख रहे हैं तो वो आपका एक सेट बन जाता है, डिक्शनरी नहीं रहता है। तो सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है डेटा आइटम्स का। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सेट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ले लूंगी तो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। कोई भी पहले नंबर पे जो एलिमेंट है वो आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, जो लास्ट पे है वो आपका पहले नंबर पे आएगा, या फिर कहीं भी मिड में आ सकता है। कोई भी एलिमेंट का सीक्वेंस नहीं है सेट के अंदर, हम कोई भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की भी कोई इंडेक्स नंबर फिक्स्ड नहीं है, कोई भी किसी की पोजीशन डिफाइंड नहीं है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं किया जा सकता है आपके पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो सबसे पहले सेट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो पहले तो आपका बिल्ट इन सेट फंक्शन का यूज करके हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट, ब्रैकेट लिखूंगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं दे दूंगी एलिमेंट्स जो भी मुझे ऐड करने हैं पर्टिकुलर। अगर मुझे लिस्ट को ऐड करना है तो मैं लिस्ट ले लेती हूँ। अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करना चाहती हूँ तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट में इसमें क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो ये अब एक चीज है, अगर आप सेट को क्रिएट करते हो तो सेट का रिजल्ट हमेशा कर्ली ब्रेसेस में ही आएगा। सेट हमेशा जो रिजल्ट है वो कर्ली ब्रेसेस में ही देगा। ओके, तो सेट को कैसे क्रिएट करेंगे, सेट ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स लिख लेंगे, ये आपका रिजल्ट जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही देगा। नेक्स्ट मैं इसके अंदर टपल को भी ऐड कर सकती हूँ, तो हम टपल ले लेंगे यहाँ पे, तो मैं टपल को भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट है, मैं सेट के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकती हूँ, मतलब कि अगर मैं स्ट्रिंग लूंगी तो स्ट्रिंग जो है आपकी एज अ कैरेक्टर समझी जाती है, स्ट्रिंग के अंदर एक एक एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे सेट के अंदर अगर मिलूंगी तो टी अलग समझा जाएगा, एच अलग, एंड हर एक एलिमेंट को क्या समझा जाएगा, अलग समझा जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो एलिमेंट का सीक्वेंस था, मतलब टी था, फिर एच था, फिर आई था, फिर एच था, तो मतलब कि हर किसी का जो एलिमेंट का सीक्वेंस है वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। पहले नंबर पे अगर टी था तो वो नंबर पे का होकर आ चुका है, लास्ट में आ चुका है। एच जो है वो पहले नंबर पे, एस जो है वो सेकंड पे, आई जो है थर्ड पे। हर किसी एलिमेंट का क्या हो चुका है, वो सीक्वेंस चेंज हो चुका है। तो अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट का सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है,
कोई भी एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है, लास्ट पे है तो पहले पे आ जाएगा, पहले पे है तो थर्ड पे, कहीं भी आपका एलिमेंट जा सकता है। आप सेट फंक्शन का यूज करके कोई भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस से भी आप पर्टिकुलर सेट को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस हम डिक्शनरी के लिए यूज करते थे, लेकिन अब मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट जो है कॉमा से सेपरेट करके ले रही हूँ। तो अगर मैं एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके रखूंगी तो वो मेरा एक सेट बन जाएगा, ये मेरा एक डिक्शनरी नहीं है। तो रिजल्ट में आ जाएगा मुझे ये इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसका टाइप देखना चाहती हूँ कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, तो मेरे को ये सेट बताएगा, ये मुझे डिक्शनरी नहीं बताएगा पर्टिकुलर। तो अभी क्या है, आप देख सकते हो ये एक सेट है, ना कि एक डिक्शनरी। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एलिमेंट्स किस तरीके के ले रहे हैं ये बताएगा, आपका एक सेट है या फिर एक डिक्शनरी है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स, ये क्या बन चुका है, आपका एक सेट बन चुका है। अब नेक्स्ट है कि मैं इसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी ले सकती हूँ। तो ये एलिमेंट्स को चेंज कर देगा, कहीं भी पहुंच जाएगा आपका पर्टिकुलर एलिमेंट्स। आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, आप लिस्ट भी ले सकते हो इसके अंदर, मैं लिस्ट भी ले सकती हूँ इसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी टपल ले सकती हूँ मैं इसके अंदर, आपका लिस्ट नहीं आ सकता है। आपका टपल आ सकता है, आपके वो डेटा टाइप आ सकते हैं आपके सेट के अंदर जो कि आपके इम्यूटेबल होते हैं। आप इम्यूटेबल डेटा टाइप के अलावा कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप इसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप डिक्शनरी को नहीं ले पाएंगे इसके अंदर, और आप लिस्ट को नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो आपका पर्टिकुलर डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा टाइप को नहीं एक्सेप्ट करता है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप को ये ओनली एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, ओके मैम। कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से। अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लेते हैं तो बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से हम कोई भी डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं, मतलब उसमें हम लिस्ट ऐड कर सकते हैं, टपल ऐड कर सकते हैं बिल्ट इन सेट फंक्शन की हेल्प से। लेकिन अगर हम कर्ली ब्रेसेस ले रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे लिस्ट नहीं ले पाएंगे। नॉर्मल हम सेट फंक्शन का यूज करके कर्ली ब्रेसेस का हम कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हम कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से एलिमेंट ऐड करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि लिस्ट एंड डिक्शनरी हम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो इम्यूटेबल डेटा टाइप है वो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से हम म्यूटेबल इम्यूटेबल कोई भी डेटा टाइप हम ऐड कर सकते हैं सेट फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट है कि हम कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सेट फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि सेट के अंदर जो है पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन नहीं है, इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मेथड आ जाता है कि हम सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो सेट के अंदर पर्टिकुलर आपके दो टाइप के मेथड्स होते हैं जो कि आपके यूज होते हैं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करने के लिए सेट के अंदर। उन दो मेथड्स को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करने के लिए। पहला होता है आपका ऐड मेथड, सेकंड होता है आपका अपडेट मेथड। अब दोनों मेथड जो है वो बिल्कुल आपकी क्या है, डिफरेंट है, दोनों मेथड का यूज भी डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका पहला है आपका ऐड मेथड, सेकंड है आपका अपडेट मेथड। अब देखो ये ऐड मेथड कैसे डिफाइंड होता है आपका। ऐड मेथड आपका डिफाइंड होता है या फिर मेथड डिफाइंड कैसे होता है, मेथड के साइड में लगा हुआ होता है आपका ब्रैकेट। अब जब आपको ब्रैकेट लगा हुआ मिलेगा दैट इज योर मेथड। अब ऐड मेथड आपका क्या कर सकता है, ऐड मेथड की हेल्प से हम एक बार में एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं
और ऐड मेथड आपका ओनली इम्यूटेबल डेटा टाइप को ऐड कर सकता है। ये ऐड मेथड आपका म्यूटेबल डेटा टाइप ऐड नहीं कर सकता, लाइक आपका लिस्ट ऐड नहीं कर पाएगा, आपका डिक्शनरी ऐड नहीं कर पाएगा। ऐड मेथड आपका सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप को ही ऐड कर सकता है। इम्यूटेबल डेटा टाइप के अलावा कोई भी डेटा टाइप ये ऐड नहीं कर सकता है। और एक बार में एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हम, एक बार में एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। अपडेट मेथड की हेल्प से हम एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अपडेट मेथड की हेल्प से हम म्यूटेबल डेटा टाइप को भी ऐड कर सकते हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप को भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी डेटा टाइप को आप ऐड कर सकते हो अपडेट मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम अपडेट मेथड ऐड मेथड देख लेते हैं। तो अभी हम क्या ले लेते हैं, एक ब्लैंक सेट ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है एलिमेंट। तो हम सेट ले लेते हैं ब्लैंक। अगर मैं इसका टाइप देखने चाहूंगी तो ये मुझे बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर सेट है किस टाइप का है, ये डेटा टाइप, तो ये सेट डेटा टाइप है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 45 को, तो ये क्या कर देगा, 45 को ऐड कर देगा। प्रिंट करते हैं हम इसको ए को, तो मेरा ये 45 है जो ऐड हो चुका है। अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगी तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ऐड मेथड एक बार में एक ही वैल्यू ऐड कर सकता है। तो आपको एरर मिलेगा, इट टेक्स ओनली वन आर्गुमेंट्स, मतलब एक ही वैल्यू लेगा ये, एक से हमने दो वैल्यू दी हुई है। तो एक बार में एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हो, एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है कि हम इसमें अगर म्यूटेबल डेटा टाइप को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमको एरर मिलेगा, क्योंकि आपका ये इम्यूटेबल डेटा टाइप को ऐड नहीं कर सकता है आपका ऐड मेथड। अगर मैं पर्टिकुलर म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप को ऐड करने की कोशिश करूंगी तो ये आपका पर्टिकुलर ऐड हो जाएगा ऐड मेथड की हेल्प से। अब देखो एक और डिफरेंस होता है आपका ऐड और अपडेट मेथड में। ऐड मेथड में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा डेटा उठ के आता है, मतलब मैंने टप्पल को ऐड करने की कोशिश की तो पूरा का पूरा टप्पल उठ के आया है ब्रैकेट के साथ, देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट भी साथ में आया है। तो जब आप ऐड मेथड की हेल्प से डेटा ऐड करने की कोशिश करते हो तो पूरा का पूरा क्या ऐड होता है, डेटा ऐड होता है, पूरा का पूरा टप्पल उठ के आएगा, उसकी वैल्यूज उठ के नहीं आती है, 3 4 5 उठ के नहीं आएगा, पूरा का पूरा टप्पल उठ के आएगा। तो हम पूरे के पूरे टप्पल को ऐड कर सकते हैं। ओके, पूरे के पूरे टप्पल को ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगी तो ये हमको दे देगा एरर, क्योंकि एक बार में एक ही डेटा ऐड हो सकता है। अब देखो जहां से ब्रैकेट शुरू होता है जहां तक है ये पूरा का पूरा एक टपल है, ब्रैकेट जहां से शुरू होता है जहां तक खत्म होता है वो पूरा का पूरा एक टपल होता है। अगर मैं कॉमा लगाती हूँ बाहर तो वो बन जाएगा दूसरा। तो हम दो एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक बार में एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं ऐड मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका अपडेट मेथड। अपडेट मेथड की हेल्प से आप एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। आप अपडेट मेथड की हेल्प से म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल दोनों टाइप के डेटा वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। तो अभी मेरा सेट जो है वो ब्लैंक है, ठीक है, अभी मेरा ये जो सेट है ये ब्लैंक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करती हूँ पर्टिकुलर कोई एलिमेंट, ठीक है। तो अपडेट मेथड यूज करेंगे। अगर मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगी तो मैं एक एलिमेंट भी ऐड कर सकती हूँ और उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकती हूँ। तो मैंने अभी एक लिस्ट ऐड करने की कोशिश की है, तो हम इसके अंदर पर्टिकुलर एक लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं इसमें टपल ऐड करने की कोशिश करूंगी तो मैं टपल भी ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ऐड मेथड में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा डेटा उठ के आपका आ रहा था,
लेकिन अगर हम अपडेट मेथड की बात करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा उठ के नहीं आता है, उसकी अंदर की वैल्यूज उठ के आती है। मतलब अपडेट ऐड मेथड में क्या हो रहा था कि अगर मैं टपल को ऐड कर रही थी तो टपल ब्रैकेट के साथ पूरा उठ के आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे मैं लिस्ट ऐड करूं, चाहे मैं स्ट्रिंग ऐड करूं, चाहे मैं टपल ऐड करूं, ये ओनली वैल्यूज को ही लेकर आता है, ब्रैकेट्स को रहने देता है। तो अपडेट मेथड में क्या होता है, वैल्यूज आपकी उठ के आती हैं, आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर इसके अंदर, और आपकी एक से ज्यादा वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रिंग को ऐड करूंगी तो मेरी स्ट्रिंग भी ऐड हो जाएगी, लेकिन पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, कहीं भी आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, सीक्वेंस नहीं होता है, कहीं भी एलिमेंट कहीं भी आपके अरेंज हो सकते हैं, कोई भी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो आप ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, बट वो डिजायर्ड पोजीशन पे ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की पोजीशन ही फिक्स नहीं है। कोई एलिमेंट कहीं पे है तो कोई एलिमेंट कहीं पे है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन फिक्स नहीं होती है सेट के अंदर। तो जो भी एलिमेंट आप ऐड करने जाते हो वो कहीं भी आपका ऐड हो सकता है। अपडेट मेथड की हेल्प से एक बार में एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप ऐड कर सकते हो, म्यूटेबल हो चाहे इम्यूटेबल हो, कोई भी टाइप का डेटा टाइप आपका ऐड हो जाएगा। तो सेट के अंदर ये दो ही मेथड्स होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड करने के लिए। अब आपके देख लेते हैं डिलीट मेथड, कि अगर आप पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो सेट के अंदर से, तो आप कैसे पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला मेथड होता है आपका पॉप मेथड। पॉप मेथड की हेल्प से आप कोई भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिमूव मेथड। रिमूव मेथड की हेल्प से आप एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्लियर मेथड। नेक्स्ट है आपका डेल मेथड, जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा सेट ही डिलीट कर सकते हो आप। तो ये फॉलोइंग्स आपके मेथड्स हैं। एक और मेथड है आपका डिस्कार्ड मेथड। तो ये 5 मेथड्स हैं जो कि आपके सेट में यूज होते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करने के लिए। आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं सेट के अंदर से। सबसे पहले देख लेते हैं हम पॉप मेथड क्या करता है। तो देखो सेट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है आपकी, मतलब कि ये नहीं है कि जो पर्टिकुलर पहला एलिमेंट है वो पहले इंडेक्स पे पढ़ रहा है या फिर दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे इंडेक्स पे पढ़ रहा है, कोई पोजीशन फिक्स नहीं है किसी की। लेकिन इसीलिए पॉप को हम जब यूज करते हैं तो उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉप को यूज करूंगी एकदम खाली, पॉप के अंदर मैं कुछ नहीं दूंगी, पॉप को यूज करना पड़ेगा हमको खाली। तो इसको जब यूज करेंगे तो क्या करेगा ये पर्टिकुलर, कोई भी मतलब कि ऐसा हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को कर देगा, ये डिलीट कर देगा। इसने अभी पहला एलिमेंट डिलीट किया है, कभी कभी आपको लास्ट का एलिमेंट या कहीं भी एलिमेंट आपको देखने को मिल सकता है डिलीट। तो पॉप क्या कर सकता है, अभी आप देख सकते हैं इसने पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट किया है, इसने सेकंड नंबर का, राइट, इसने 2 को डिलीट कर दिया। तो पॉप के अंदर कोई भी पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि वो कौन सा एलिमेंट डिलीट करेगा, पॉप कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है। पॉप की हेल्प से सेट के अंदर हम एक बार में एक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, और वो आपका एलिमेंट कोई भी हो सकता है। तो पॉप कोई भी एलिमेंट डिलीट कर देगा आपका सेट के अंदर से। नेक्स्ट है आपका रिमूव मेथड। रिमूव मेथड की हेल्प से हम पर्टिकुलर
एग्जैक्ट नंबर को डिलीट कर सकते हैं। रिमूव मेथड आपका यूज होता है एग्जैक्ट नंबर को डिलीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आती है कि अगर आप यहाँ पे गलत नंबर लिख देते हैं, आपने सेट के अंदर जो भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है वो अगर लिख दिया तो ये आपको एरर देगा। अगर आप रिमूव के अंदर एग्जैक्ट नंबर लिखेंगे तो ये उस नंबर को डिलीट कर देगा, लेकिन अगर आप गलत नंबर लिख देंगे जो कि सेट में नहीं है तो ये एरर देगा। प्रिंट करने जाऊंगी तो ये अगर 11 अवेलेबल है तो इस 11 को क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर जो एलिमेंट है वो सेट में अवेलेबल नहीं है, जैसे 12 लिख देती हूँ तो 12 सेट में अवेलेबल नहीं है, तो ये एलिमेंट को क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। तो अगर सेट रिमूव मेथड हम यूज कर रहे हैं सेट के अंदर तो हमको एग्जैक्ट नंबर ही लिखना होगा। अगर हम गलती से दूसरा नंबर लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, हमको एरर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आपका डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड मेथड की हेल्प से हम पर्टिकुलर डिजायर्ड वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। अगर गलती से हमने कोई रॉन्ग वैल्यू भी लिख दी तो भी ये एरर नहीं देता। मतलब कि डिस्कार्ड मेथड अगर आप यूज करेंगे तो आप डिस्कार्ड मेथड की हेल्प से डिजायर्ड वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। 2 अगर मैं लिखूंगी तो ये क्या कर देगा, 2 को डिलीट कर देगा। अगर मैं इसके अंदर कोई गलत वैल्यू लिख देती हूँ तो ये क्या करेगा, उसको डिलीट भी नहीं करेगा और एरर भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप गलत वैल्यू लिखते हो तो ना आपको एरर मिलेगी, ना ही ये वैल्यू क्या होगी, आपकी डिलीट होगी। तो डिस्कार्ड मेथड की हेल्प से आप पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर वो वैल्यू पर्टिकुलर अवेलेबल होगी तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगी। अगर आप गलत वैल्यूज में देंगे तो उसके लिए एरर भी रिटर्न ये नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका क्लियर मेथड। क्लियर मेथड की हेल्प से हम सेट के अंदर जितने भी अवेलेबल हैं एक बार में सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। आपका सेट ब्लैंक बच जाएगा पर जितने भी अंदर एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर सारे के सारे एक बार में क्या हो जाएंगे, आपके डिलीट हो जाएंगे। तो सेट आपका ब्लैंक बच जाएगा और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक बार में क्या हो जाएंगे, वो आपके डिलीट हो जाएंगे। अब देखो जो सेट होता है ना वो आपका डिफाइंड किससे होता है, वो आपका बिल्ट इन सेट फंक्शन से डिफाइंड होता है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो अगर मैं कर्ली ब्रेसेस को नॉर्मल खाली ब्लैंक अगर चेक करूंगी तो वो आपका क्या बताएगा, डिक्शनरी बताएगा। तो जो डिफॉल्ट जो है कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए ही यूज होता है। तो जब आप अगर आपका सेट जो है खाली हो जाएगा तो आपको रिजल्ट में कर्ली ब्रेसेस नहीं दिखेंगे। ओके क्योंकि आपका डिफॉल्ट जो है वो सेट बिल्ट इन फंक्शन है, इसी से डिफाइंड होता है। लेकिन आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स ले सकते हैं और आपका रिजल्ट भी कर्ली ब्रेसेस में ही दिखता है अगर उसके अंदर एलिमेंट है। लेकिन अगर उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है तो आपको कर्ली ब्रेसेस में रिजल्ट नहीं दिखेंगे, आपको सेट के अंदर दिखेगा ब्लैंक। नेक्स्ट है आपका डिलीट मेथड, डेल मेथड। डेल मेथड की हेल्प से हम पूरी की पूरा सेट ही डिलीट कर सकते हैं। तो डेल लिखूंगी और ए लिख दूंगी तो ये क्या कर देगा, पूरा का पूरा मेरा सेट ही डिलीट कर देगा। जब ए वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो आपका सेट ही नहीं रहेगा। तो आप पर्टिकुलर डेल कीवर्ड की हेल्प से पूरे के पूरा सेट ही डिलीट कर सकते हो, सारे के सारे एलिमेंट्स सेट के साथ डिलीट हो जाएंगे। इन 5 मेथड से आप सेट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर कॉपी मेथड। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर एक वेरिएबल के अंदर जो आपका सेट अवेलेबल है वही सेम सेट अगर आप दूसरे वेरिएबल के अंदर सेम कॉपी करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर कॉपी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a डॉट कॉपी। तो जो पर्टिकुलर ए के अंदर सेट है वो किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, वो आपका बी के अंदर पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी मेथड की हेल्प से आप एक वेरिएबल के अंदर के सेट को दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो जो भी ए के अंदर सेट था वो क्या हो जाएगा, बी के अंदर कॉपी हो जाएगा। सेट के अंदर आपकी कुछ और मेथड्स हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले सेट के अंदर मेथड आता है नेक्स्ट।
डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड या फिर जो आगे के मेथड्स हैं ये आपके यूज होंगे जब आप के पास एक से ज्यादा सेट है। जैसे ये आपके मेथड्स हैं, ये आपके मेथड्स जब यूज होंगे जब आपके पास मल्टीपल सेट्स है, एक से ज्यादा सेट है, तब आपके पास यूज होंगे। अब देखिए डिफरेंस मेथड का काम क्या होता है। डिफरेंस मेथड का काम है पहले सेट को और दूसरे सेट को क्या करना, कंपेयर करना और देखना कि पहले सेट के अकॉर्डिंग पहले सेट को लेके जाएगा दूसरे के पास और देखेगा कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं आ रहे हैं। तो 11 आ रहा है तो 11 नहीं आ रहा है तो मतलब पहले सेट के जो है कौन सा एलिमेंट है जो कि 20 से क्या है, अलग है। तो 11 अलग है और बाकी 2 भी अलग है। आपका नेक्स्ट 14। एलिमेंट 14 भी अलग है एंड ये अलग एलिमेंट्स है। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर ऐसे कौन से एलिमेंट हैं पर्टिकुलर ए के जो कि बी में नहीं आ रहे हैं, डिफरेंस एलिमेंट को क्या करेगा ये फाइंड आउट करके देगा। तो ए के एलिमेंट को लेके जाएगा और बी के एलिमेंट से क्या करेगा ये डिफरेंस चेक करेगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं आ रहा है। तो 2 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है, ये एलिमेंट्स जो है पर्टिकुलर बी के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो डिफरेंस का काम है अलग अलग एलिमेंट को फाइंड आउट करना जो कि दूसरे सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं बी डॉट डिफरेंस है तो अब क्या करेगा ये बी के चेक करेगा। यस बी के एलिमेंट्स को चेक करेगा ए से कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं आ रहे। तो 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा तो 4 डिफरेंस हो जाएगा, 5 6 आ रहा है तो 7 और 8 मतलब कि 4 7 8 ये क्या हो जाएंगे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस एलिमेंट को फाइंड आउट करके देता है आपका। डिफरेंस एलिमेंट एक को लेगा और दूसरे के रेस्पेक्ट में चेक करेगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस अपडेट मेथड। डिफरेंस अपडेट मेथड में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए के अंदर सेट में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उसको हम लेके जा रहे हैं बी के पास और कंपेयर करके देख रहे हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है ए का जो कि बी में नहीं आ रहा है। तो ए का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अलग है बी से। ठीक है, तो अब ये था डिफरेंस का काम। अब नेक्स्ट काम है डिफरेंस अपडेट। तो डिफरेंस अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंजेस कर देना, मतलब जो नए रिजल्ट है वो सेव कर देना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी ए का बी के साथ हम चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर डिफरेंस, वो हम क्या कर रहे हैं बी ए में ही क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं। तो डिफरेंस अपडेट का काम क्या होता है, सबसे पहले वो डिफरेंस निकालता है एक का एक सेट का दूसरे सेट के रेस्पेक्ट में और क्या कर देता है पर्टिकुलर उसी में चेंजेस कर देता है। तो अब मैं अगर ए को प्रिंट करने जाऊंगी तो ए के अंदर क्या सेव हो चुका है, ए के अंदर पर्टिकुलर जो डिफरेंस निकला था वो हो चुका है स्टोर। तो अब ए के अंदर जो है ये नहीं है, अब ए के अंदर जो भी डिफरेंस निकला था वो क्या हो चुका है, अपडेट सेव हो चुका है। अगर मैं बी को लेके जाऊंगी ए के रेस्पेक्ट में तो अब बी के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे। तो बी के अंदर क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर जो भी डिफरेंस निकलेगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उसी वेरिएबल के अंदर वो रिजल्ट सेव हो जाए तो हम यूज करते हैं डिफरेंस अपडेट पर्टिकुलर। उसी वेरिएबल में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का काम होता है कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या करेगा ये, दो सेट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाएगा, मतलब कि ये दोनों सेटों को एक दूसरे के साथ क्या करवाएगा, कंपेयर करवाएगा। ये देखेगा कि इन दोनों सेटों में से कॉमन वैल्यू कौन सी की दोनों सेट में आ रही है। तो 11 दोनों सेट में नहीं आ रहा है, 2 दोनों सेट में नहीं आ रहा है, 3 जो है दोनों सेट में आ रहा है, 5 एंड 6 दोनों सेट में आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का काम है दोनों सेट में जो वैल्यू आ रही है उसको फाइंड आउट करके देना। तो
इसमें दोनों वैल्यू जो है कॉमन क्या आ रही है, वो आपकी 3, 5 एंड 6 आ रही है। तो ये क्या कर देगा, कॉमन वैल्यूज को फाइंड आउट करके दे देगा दोनों सेट में से। चाहे आप आगे बी को लिख लो, चाहे आप आगे ए को लिख लो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का कंपेयर हो रहा है। दोनों में से जो भी कॉमन वैल्यूज है जो कि दोनों में आ रही है, वो रिजल्ट निकाल के ये देता है। नेक्स्ट मेथड है आपका इंटरसेक्शन अपडेट का। मतलब कि जो भी पर्टिकुलर इंटरसेक्शन आपका निकला है, अगर आप चाहते हैं कि आगे जो भी वेरिएबल है इसी में सेव हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इंटरसेक्शन सेव कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर। अब देखो एक चीज, जब आप इंटरसेक्शन अपडेट करने जाएंगे तो आपको एक नया वेरिएबल की जरूरत नहीं है, आपको किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन अपडेट क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर इंटरसेक्शन निकलेगा वो क्या कर देगा, इसी पर्टिकुलर वेरिएबल के क्या अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बी लिखेंगे तो वो इंटरसेक्शन किसके अंदर अपडेट होगा, जो भी आगे वेरिएबल है। तो अभी ए के अंदर तो वही रिजल्ट्स रहेंगे, इंटरसेक्शन अपडेट क्योंकि बी के अंदर हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। जो भी इंटरसेक्शन आया है आपका, अगर आप चाहते हैं कि ए या बी में से किसी के अंदर भी वो सेव हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन अपडेट मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है आपका पर्टिकुलर यूनियन मेथड। यूनियन मेथड बिल्कुल अपोजिट होता है इंटरसेक्शन मेथड के। इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, कॉमन वैल्यूज फाइंड आउट करना दोनों सेट में से। यूनियन का काम क्या होता है, कॉमन हो चाहे अनकॉमन हो, दोनों सेट में से जो भी वैल्यूज दोनों सेट के अंदर आती हैं, सारी की सारी वैल्यूज को रिजल्ट में दे देना। ये क्या करता है, अगर एक सेट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है जो कि बी सेट के अंदर अवेलेबल है, तो उसको 2 बार नहीं लिखेगा, उसको 1 बार लिखेगा। ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज है और बी के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, सभी को एक साथ रिजल्ट में ये लिख के दे देता है। तो अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी सी को, तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक बार में क्या आ जाएंगी, रिजल्ट में आ जाएंगी। जो कि ए के अंदर वैल्यूज है, जो कि बी के अंदर वैल्यूज है, सारी की सारी वैल्यूज को एक साथ रिजल्ट में दे देगा। ये पर्टिकुलर यूनियन का काम होता है। नेक्स्ट मेथड है आपका पर्टिकुलर इज सबसेट। इस सबसेट का काम क्या होता है, पर्टिकुलर दोनों सेट को क्या करता है, ये कंबाइन करता है और चेक करता है क्या जो जिस भी सेट में बड़े एलिमेंट्स हैं, जिस भी सेट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, क्या वो एक बड़ा सेट है एक छोटे सेट का। मतलब कि एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और एक सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट्स हैं, और जो 4 एलिमेंट्स है एक सेट के अंदर, वो सारे के सारे वही एलिमेंट्स है जो कि उस 5 एलिमेंट्स में अवेलेबल है, जो कि एक सेट में अवेलेबल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो छोटा वाला सेट है इस बड़े वाले सेट से मिलकर बना हुआ है। तो वही इस सबसेट का काम होता है कि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेती हूँ 5 और अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेती हूँ 4, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि बी एक छोटा पार्ट है ए का। सबसेट का मतलब क्या है, एक छोटा पार्ट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि बी एक छोटा पार्ट है ए का, यस राइट। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। अगर मैं ये बोलूं कि ए जो है बी का छोटा पार्ट है, क्या ये बोल सकती हूँ मैं कि ए जो है बी का छोटा पार्ट है, नहीं बोल सकती, क्योंकि ए के अंदर जो है ज्यादा एलिमेंट्स हैं और जो 5 है वो बी के अंदर नहीं आ रहा है। तो ए जो है वो छोटा पार्ट तो नहीं है बी का। अगर छोटा पार्ट होता तो बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स आते, इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आते। तो इसीलिए अगर मैं ये बोलूंगी कि जो पर्टिकुलर ए है बी का सबसेट, तो वो नहीं है। सबसेट का मतलब होता है छोटा सा पार्ट। अगर एक बड़ा सेट है, उसी बड़े सेट से मिलकर अगर एक छोटा सेट बन रहा है, तो वही सबसेट होगा बड़े वाले सेट का। अगर मैं यहाँ पे 14 लिख देती हूँ, क्या अब भी एक सबसेट है ए का, नहीं है, क्योंकि बी के अंदर जो है एक ऐसा एलिमेंट भी आ रहा है जो कि
ए के अंदर अवेलेबल नहीं है। छोटा पार्ट का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो छोटा सेट बना है वो पूरे के पूरे एक बड़े सेट से मिलकर बना हुआ है। तो जितने भी बड़े सेट में एलिमेंट्स हैं, अगर उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं तो ये जो है छोटा सेट या सबसेट नहीं होगा एक बड़े सेट का। ठीक है, तो छोटे सेट का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं तभी ये एक सबसेट है, छोटा सेट है पर्टिकुलर दूसरे वाले सेट का। तो सबसेट का मतलब होता है ये फाइंड आउट करना कि जो एक छोटा सेट है क्या वो एक बड़े सेट से मिलकर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ होगा उसके अंदर कम एलिमेंट्स होंगे और सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि बड़े सेट में, तो एक छोटा सेट है। अगर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं और ज्यादा एलिमेंट्स भी है, तो वो एक सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है आपका सब इज सुपर सेट। इज सुपर सेट का मतलब है कि क्या एक जो छोटा सेट बना हुआ है, क्या वो छोटा सेट इस बड़े वाले सेट से मिलकर बना हुआ है, क्या ये बड़ा सेट जो है इस वाले सेट का बड़ा पार्ट है। ये बड़ा पार्ट कैसे होगा, जब ये छोटा सेट जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे होंगे और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे, तभी ये क्या होगा, एक सुपर सेट होगा, बड़ा पार्ट होगा इस पर्टिकुलर सेट का। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं ये सुपर सेट और सबसेट आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा आपको, कि क्या ये ए जो है इस छोटे वाले सेट का बड़ा पार्ट है। तो यस, इस वाले छोटे वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो बड़े वाले सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो छोटा सेट है ये किसका पार्ट है, एक बड़े वाले सेट का पार्ट है। लेकिन अगर मैं ये देखने चाहूंगी कि बी जो है क्या एक सबसेट है, क्या एक सुपर सेट है ए का, तो नहीं है, क्योंकि बी के अंदर कम एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए के अंदर ज्यादा है। तो ये बड़ा सेट तो नहीं है, ये छोटा सेट है। तो ये होता है सुपर सेट का मतलब होता है अगर हमारे पास दो सेट अवेलेबल है तो एक जो बड़ा सेट है क्या उस बड़े सेट से मिलकर एक छोटा सेट बना हुआ है। अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे छोटे वाले सेट में तो एक सुपर सेट है, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो एक सुपर सेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पर्टिकुलर 14, तो क्या ये पर्टिकुलर जो बड़ा सेट है क्या ये इसका सुपर सेट है, नहीं। तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के जो एलिमेंट है 4, वो 4 इसके अंदर अब नहीं आ रहा। सुपर सेट तभी होगा जब छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट के अंदर आएंगे। अगर बड़े वाले सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो वो एक सुपर सेट नहीं है उस सेट का। ये होता है आपका पर्टिकुलर इस सुपर सेट। नेक्स्ट इसका काम होता है पर्टिकुलर दो ए के अंदर जो भी पर्टिकुलर करता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 8 ले लेती हूँ तो ये क्या कर देगा, दोनों एलिमेंट्स के अंदर जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जैसे ए के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं आ रहा है, या फिर बी के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं आ रहा है, तो ये क्या करता है एक साथ दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स को रिजल्ट में दे देता है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब एक साथ दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्या कर देता है, रिजल्ट में दे देता है। तो इस ए के अंदर के एलिमेंट्स 5 जो है इसमें नहीं आते हैं, इसके ए का जो है इसमें ए में नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर देगा, दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स नहीं आ रहे होंगे एक दूसरे के अंदर उसको रिजल्ट में दे देगा। नेक्स्ट है आपका इज सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, मतलब कि जो भी आपका डिफरेंस निकला है दोनों वेरिएबल के अंदर, दोनों सेट के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो कि आई नहीं रही है एक दूसरे के सेट में, तो वो निकाल के दे देगा। अगर आप चाहते हैं जो भी डिफरेंस निकल रहा है दोनों सेट में से जो भी वैल्यूज है अलग अलग आ रही है, आप उसको अगर वेरिएबल में सेव करना चाहते हो जो भी आगे वेरिएबल है, तो आप क्या कर सकते हो उसको सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब कि उस वेरिएबल में सेव कर सकते हो। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो जो ए है अब ए के अंदर ये पर्टिकुलर सेट के रिजल्ट नहीं है, ए के अंदर क्या हो चुका है आपका नया वाला जो सेट है वो स्टोर हो चुका है। 5 और 8 क्या हो चुका है, ए के अंदर स्टोर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं बी के अंदर स्टोर करना तो बी को आगे लिख देना आप, तो ये क्या कर देगा बी के अंदर क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा। अब बी के अंदर ये रिजल्ट आपके अपडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका
इज डिसजॉइंट। लास्ट मेथड है ये। इस डिसजॉइंट का मतलब होता है कि ये चेक करता है कि क्या दोनों सेट एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है सेट? बताइए मुझे मोहित। सेट एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेट के अंदर ये वैल्यूज आ रही है जो कि दूसरे वाले सेट में भी अलग अलग है। तो मैं इस सेट के अंदर अलग वैल्यू ले लेती हूँ, सेट के अंदर अलग वैल्यू ले लेती हूँ। तो अब मैं अगर चेक करने जाऊंगी तो मुझे रिजल्ट क्या दे रहा है? ये ट्रू। तो इस डिसजॉइंट का मतलब होता है, इस डिसजॉइंट का यूज होता है दोनों सेट को चेक करना, क्या ये दोनों सेट एक दूसरे से अलग अलग हैं। सेट एक दूसरे से अलग अलग कब होंगे? जब उन दोनों सेट के अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अगर एक वैल्यू भी मैच कर जाती है दोनों सेट में से तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे सेट में भी आ रहा है। तो इस डिसजॉइंट का काम होता है दोनों सेट में से अलग अलग वैल्यूज है या नहीं है, ये दोनों सेट एक दूसरे से अलग है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना। अगर दोनों सेट एक दूसरे से अलग अलग होंगी तो रिजल्ट आपको आ जाएगा ट्रू। अगर ये दोनों सेट एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स।